डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक अकाउंटिंग के मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कराए और बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कराने के बाद जिसमें मैंने आपको इक्वेशंस के बारे में बताया, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बारे में बताया, तो हस्ब रिवायत आपकी नॉलेज को असेस किया जाएगा। उस सिलसिले में मैं कुछ आपके एमसीक्यूज आपसे पूछ रहा हूं, जरा ट्राई कीजिएगा। पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा एसेट्स। बताइए स्टूडेंट्स, कौन से कॉन्ट्रा एसेट्स मैंने आपको याद कराए थे? याद आ रहा है कुछ? जी हाँ, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स और एक और कॉन्ट्रा एसेट्स आपको याद है कौन सा होता है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। और ये कैश और एसेट्स, कैश और अकाउंट रिसीवेबल क्या है आपका स्टूडेंट्स? ये आपका कैश और अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, लेकिन अलाउंस फॉर बैड डेट आपका कॉन्ट्रा एसेट है। वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपके सामने 4 इक्वेशंस हैं, बताइए इसमें से आपको कौन सी इक्वेशन गलत लग रही है, इनकरेक्ट है? एसेट्स में से कैपिटल निकालो, लायबिलिटीज, ये तो सही लग रही है इक्वेशन बिल्कुल। लायबिलिटीज और कैपिटल को प्लस कर दो तो एसेट्स आता है। लायबिलिटीज में एसेट्स जमा कर दो कैपिटल, जी हाँ बिल्कुल सही, ये इक्वेशन गलत है। क्यों कि लायबिलिटीज में प्लस करें एसेट्स तो कैपिटल, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं। अलबत्ता एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करें तो कैपिटल आ जाता है। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी। आपके सामने 4 नाम है, बताइए इसमें से कौन सा नाम आपको लायबिलिटी? जी हाँ, लोन फ्रॉम एक्स। मशीनरी, बिल्डिंग और कैश तो आपका क्या होता है? एसेट होता है। तो इस पूरे 4 ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपको लायबिलिटी लग रहा है। वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी बेसिक अकाउंटिंग की। विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिक्स एसेट्स। 4 डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं, बताइए इनमें कौन सी बेस्ट डिस्क्रिप्शन है? They are about to be used in the business. They are an expensive item bought for business. They are long life and are not bought specifically for resale. They are item which will not wear out quickly. जी हाँ, फिक्स एसेट लॉन्ग लाइफ एसेट्स होते हैं जो आप रीसेल के लिए नहीं खरीदते। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, डैश ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन ड्यूल एक्सपेक्ट्स कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। हर ट्रांजैक्शन के जिसमें 2 एक्सपेक्ट्स हो, वन इज डेबिट अदर इज क्रेडिट, तो बताइए वो कौन सा सिस्टम है? क्या वो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल अकाउंट सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है या मैनेजमेंट? ये 2 सिस्टम तो हो नहीं सकते, अलबत्ता इन 2 में से कोई एक जवाब है। जी हाँ बिल्कुल सही, जिसमें ड्यूल एक्सपेक्ट के तहत रिकॉर्डिंग की जाती है उसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलिए, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू, बहुत आसान सा सवाल है, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी बता सकते हैं। यस बिल्कुल सही, एसेट्स बराबर होता है इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। वेरी गुड स्टूडेंट। आगे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपकी कौन सी है? बॉन्ड्स पेबल, सैलरीज पेबल, रेंट पेबल, अकाउंट्स पेबल। तो सब में पेबल रहा है, लायबिलिटी तो कंफर्म है कि चारों लायबिलिटीज हैं। जी हाँ, लेकिन इसमें बॉन्ड्स पेबल, वेरी गुड, बॉन्ड्स पेबल आपकी कौन सी लायबिलिटी है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है स्टूडेंट। कौन सी लायबिलिटी है? लॉन्ग टर्म। क्या किसी स्टूडेंट को बॉन्ड्स पेबल का एक और नाम मालूम है? क्या है एक और वोकेबलरी क्या है? जी बताइए। डिबेंचर्स पेबल। वेरी गुड, बॉन्ड्स पेबल का एक और नाम क्या है? डिबेंचर्स पेबल। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट, A total of expenses and net profit is equal to net loss, revenue इसका जवाब है, net profit इसका जवाब हो सकता है, gross profit इसका जवाब हो सकता है। अगर मैं आपको जो मैंने इनकम स्टेटमेंट की बेसिक्स बताई थी, अगर हम उस सिनेरियो से चलें तो इनकम स्टेटमेंट को अगर रिवर्स लेके चलें तो बताइए नेट प्रॉफिट आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके, और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट वापस प्लस कर दिया जाए तो उससे पहले का, जी हाँ, उससे पहले का क्या जवाब आता है? उससे पहले का ग्रॉस प्रॉफिट। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। आगे चलिए, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। एक्सपेंसेस ज्यादा हो किससे? इनकम से। एक्सपेंसेस ज्यादा हुए, आपके एक्सपेंसेस 5 लाख हैं, आपकी इनकम 4 लाख है,
वो जो 1 लाख का है वो क्या है? जी हाँ, वो लॉस है आपका। वेरी गुड, क्या है? लॉस है। वो रेवेन्यू या प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हो सकता आपका। वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल। आपका एसेट्स आपकी कैपिटल से जितना ज्यादा हो, या अकाउंटिंग इक्वेशन से पूछ रहा है एग्जामिनर, बेसिक से पूछ रहा है, तो बताइए वो क्या चीज होगी? जी हाँ, वो लायबिलिटीज होगी। वो क्या होगी? लायबिलिटीज। क्योंकि आपको इक्वेशन याद है, क्या इक्वेशन है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, डैश इज नॉट एन एसेट। इन चारों में कोई ऐसा है जो एसेट नहीं है। कैश भी एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल, अनअर्न कमीशन। अनअर्न कमीशन बताइए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्या होती है? लायबिलिटी। और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी एसेट होता है। तो जी हाँ, आपका बिल्कुल जवाब दुरुस्त कि इन 4 ऑप्शंस में से अनअर्न कमीशन आपका एसेट्स नहीं होता है। वेरी गुड, आगे चलिए। इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। क्या है इसमें लायबिलिटी? मशीनरी एसेट है। लोन लायबिलिटी हो सकता है, बिल्कुल। ओनर्स इक्विटी, ओनर्स कैपिटल, ओनर्स इक्विटी है। नोट रिसीवेबल एसेट्स है। जी हाँ, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल कि लोन आपकी क्या हो सकती है? लायबिलिटी। वेरी गुड, आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, 4 स्टेटमेंट एग्जामिनर दे रहा है आपको और आपसे पूछ रहा है इनमें करेक्ट कौन सा है। नंबर 1, ड्राइंग इंक्रीजेस कैपिटल। ड्राइंग इंक्रीजेस कैपिटल, क्या पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालने से कैपिटल और बढ़ जाता है? नहीं भाई, ये तो स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है। एड इन्वेस्टमेंट बाय ओनर डिक्रीज कैपिटल। एड इन्वेस्टमेंट बाय ओनर डिक्रीज कैपिटल। और इन्वेस्टमेंट ऐड करने से ओनर का कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। ये भी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज इंक्रीज एसेट्स। ओ हो, कहता है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज से एसेट्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। और डी ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो बताइए भाई इसमें कौन सा आपको जांचिए? हाँ, ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। इसमें तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? नन ऑफ अबव, क्योंकि इसमें कोई स्टेटमेंट सही है ही नहीं। वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम अकाउंट? इन 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो इनकम अकाउंट नहीं है? कमीशन इनकम रेवेन्यू है, इनकम है। रेंट इनकम, सेल्स रेवेन्यू है। जी हाँ, एक ही बचा, अनअर्न कमीशन। अनअर्न कमीशन इनकम नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, वो आपकी लायबिलिटी। बिल्कुल सही स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट अकाउंट? इन 4 में कोई ऐसा जो एसेट्स नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये तीनों तो प्योर एसेट हैं। कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, प्राइस बॉन्ड। बैंक ओवरड्राफ्ट एसेट्स नहीं होता। होता है क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट? जी हाँ, लायबिलिटी होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्रेडिटर्स मीन्स, क्रेडिटर्स अकाउंट्स पेबल की जगह हम इस्तेमाल करते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हु हैज टू पे द अमाउंट, हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हु सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, ओनर ऑफ द बिजनेस। बताइए क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हु हैज टू पे द अमाउंट, जिन्होंने पैसे अदा कर दिए। हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जिन्होंने गुड्स खरीद ली। हु सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, जिन्होंने गुड्स सोल्ड कर दी। जी हाँ, हु सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, वो जिन्होंने गुड्स सोल्ड किए हमें, अब हम उन्हें क्या अदा करेंगे? पैसे अदा करेंगे। ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचिए, वो पैसा हमें उन्हें क्या करना है? वापस करना है। वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ विल इंक्रीज। दोनों इंक्रीज हो सकती है बाय। अब इसमें कोई 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें एसेट्स भी इंक्रीज होंगे, लायबिलिटीज भी। देखते हैं आपके बेसिक्स कैसी हैं आपकी। ड्राइंग ऑफ द ओनर, ड्राइंग ऑफ द ओनर की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन उसमें एसेट्स तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर की जनरलाइजिंग में आप क्या रिकॉर्डिंग करते हैं? अकाउंट्स पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। इसमें तो एसेट डिक्रीज हो रहा है। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, हाँ ये कुछ बात बनती नजर आ रही है। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आपने फर्नीचर उधार पे खरीदा है। रिकॉर्डिंग कीजिए इसकी जरा, क्या इसकी क्या एंट्री बनाएंगे आप? क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? फर्नीचर डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। इसका मतलब फर्नीचर एसेट है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, वो भी इंक्रीज हो रही है। जी हाँ,
तो इसका सही जवाब बिल्कुल सही क्या है, सी है। और परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश ये इसलिए नहीं हो सकता था कि परचेजेज आपके एक्सपेंस हैं और कैश क्रेडिट हो रहा है डिक्रीज, तो डी आंसर तो आपका हो ही नहीं सकता था। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आगे चलिए। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड, अकाउंटिंग क्या है? एजुकेशन की लैंग्वेज है, बिजनेस की लैंग्वेज है, रूटीन लाइफ की लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर है। पहले दिन लेक्चर दिया था, तो फर्स्ट लेक्चर, और याद है पहला, रिमेंबर और नॉट? यस, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, इफ एन अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस दैट अकाउंट रिप्रेजेंट, अगर एक अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, दैट अकाउंट रिप्रेजेंट क्या है? वो एसेट्स है, एक्सपेंस है, लॉसेज है। भाई ये तो तीनों ही डेबिट होते हैं। और जी हाँ, डी ऑप्शन से आपको पता चला ऑल द अबव, यानी इसमें वो डी ऑप्शन में कह रहा है कि सारे जवाब हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ऑल द अबव। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताइए इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है? एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एक्सपेंसेस कैसे निकालते हैं? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो। अच्छा भाई। नंबर बी, एक्सपेंस इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस नेट प्रॉफिट। ऑप्शन सी, एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस नेट लॉस। और डी ऑप्शन, एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस नेट लॉस। इसमें तो आपको सारे, जी हाँ, सारे ऑप्शन मिलते जुलते लग रहे थे, लेकिन आपने सही जवाब क्या दिया है? एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस नेट लॉस। एक्सपेंसेस, रेवेन्यू के अंदर में अगर आप एक्सपेंसेस को प्लस कर दें, स्टूडेंट्स एक बात बताइए, आपकी 4 लाख की रेवेन्यू है, 4 लाख की रेवेन्यू है, और उसके बावजूद आपको 1 लाख का लॉस हुआ है। 4 लाख की रेवेन्यू थी, 1 लाख का लॉस हो गया है, इसका मतलब आपके एक्सपेंसेस कितने थे? 5 लाख। तो बताइए, क्या अगर मैं यहाँ पुट करके चेक करूं, ये जो बात कह रहा हूं, एक्सपेंसेस की जगह 5 लाख रख दूं, रेवेन्यू की जगह 4 लाख रख दूं, और नेट लॉस की जगह 1 लाख, तो क्या ये प्रूव हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब इसमें ये वाली सेकंड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? 4 ऑप्शंस आपके सामने स्टूडेंट्स, इन चार में बताइए स्टूडेंट्स, आपको कौन सा स्टेटमेंट गलत लग रहा है? रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस नेट लॉस। एक्सपेंसेस में से लॉस माइनस कर दें तो रेवेन्यू आता है। एसेट इज इक्वल टू ओनर इक्विटी प्लस लायबिलिटी, और एसेट्स, ये तो करेक्ट है बिल्कुल भाई, एसेट्स और ओनर इक्विटी और लायबिलिटी प्लस करें तो एसेट्स आता है। रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट प्लस कर दें तो रेवेन्यू आता है, ये भी सही लग रहा है। लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल। ओहो, ये कुछ गड़बड़ है, ये वाला गलत है, क्योंकि लायबिलिटीज की इक्वेशन क्या है? लायबिलिटीज अगर मालूम करनी हो तो लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, और यहां क्या है? प्लस। तो इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी गलत है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे बेस करती है? क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, मनी मेजरमेंट है, कॉन्सेप्ट है, ड्यूल, जी हाँ, ड्यूल एक्सपेक्ट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू, यानी जो भी ट्रांजैक्शन होगी उस पर एक्सपेक्ट्स कितने एक्सपेक्ट्स होंगे उसके? 2, वन इज डेबिट, अदर इज क्रेडिट। तो ड्यूल एक्सपेक्ट के तहत अकाउंटिंग इक्वेशन बेस करती है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? बेसिक में मैंने आपको एक ग्रॉस प्रॉफिट की एक सीक्वेंस बताई थी, याद है आपको? बताइए क्या थी? सबसे पहले क्या था? सेल्स। वेरी गुड। सेल्स में से लेस क्या करते थे आप? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देते स्टूडेंट्स, तो क्या बचता था? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या लेस करते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो क्या बचता है स्टूडेंट्स? नेट प्रॉफिट। अब आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, तो बताइए, क्या सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करने से, परचेजेस में से एंडिंग माइनस करने से, या जी हाँ, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने से ग्रॉस प्रॉफिट आता है? बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, आगे चलिए। रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस इज ₹4 लाख। एक बिजनेस है, उसकी आमदनी 400,000 है, वाइल एक्सपेंसेस आर 2,50,000,
और बताइए उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, 2,50,000। बहुत ही आसान इक्वेशन है। रेवेन्यू ज्यादा है, रेवेन्यू इज मोर देन योर एक्सपेंसेस, इट मींस कंपनी को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, नेट इनकम होगा। और वो भी बता दीजिए जबानी कितने का होगा। जी हाँ, 4 लाख में से 2,50,000 निकालते हैं तो कितने का नेट इनकम होगा, 1,50,000 का। बहुत शानदार। आगे चलिए, एक और न्यूमेरिकल पूछते हैं आपसे, देखें क्या जवाब देते हैं आप सही। टोटल लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस आर ₹1,50,000। बताइए एक बिजनेस की टोटल लायबिलिटीज हैं 1,50,000 रुपए एंड ओनर्स इक्विटी इज 3,50,000। देन टोटल एसेट्स आर, क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। अप्लाई कीजिए यहां पर, हमें लायबिलिटीज भी गिवन है ये और ओनर इक्विटी भी, और अगर हमें टोटल एसेट्स चाहिए तो जी हाँ इन दोनों को प्लस करेंगे और आंसर क्या आएगा, 5 लाख रुपीज आएगा। बहुत शानदार स्टूडेंट। आगे आइए, एक और कैलकुलेशन पूछते हैं आपसे। ओनर इक्विटी ऑफ अ बिजनेस ₹1,50,000 विच इज 3/4। 3/4 से मकसद क्या है, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, 3/4 ऑफ द टोटल एसेट। देन टोटल एसेट वुड बी, अब मेरा एक सवाल आपसे, 1,50,000 4 में से कितने हिस्से, 3 हिस्से अगर 1.5 लाख के हों, एक हिस्सा कितने का होगा, 50,000। अगर एक हिस्सा 50,000 का होगा तो चारों हिस्से कितने के होंगे, जी हाँ चारों हिस्से 2 लाख रुपए के होंगे। तो इसका मतलब आपका ये मैथमेटिकल अंदाज से आपने इसको सॉल्व किया कि ये आपके टोटल एसेट्स कितने के होंगे, 2 लाख के। अगर आप कभी ये कैलकुलेशन कर रहे हो और जैसे किसी का 3/4 गिवन है आपको और आपको मालूम करना हो कि टोटल अमाउंट क्या है, तो इन्वर्स कर लिया कीजिए। 1,50,000 3/4 है, अगर आपको चारों हिस्से मालूम करने तो 4/3 कर लीजिए, यानी 1,50,000 मल्टीप्लाई 4/3, तो आपका जवाब क्या आ गया, 2 लाख। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आगे चलिए, रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस इज ₹500,000 while expenses are 5,50,000, then the net income, ओहो यहां कुछ मामला डिफरेंट है। कहते हैं कि रेवेन्यू तो 5 लाख की है लेकिन आपके एक्सपेंसेस 5,50,000 के हैं। तो जरा स्टूडेंट्स बताइए, यहां तो कुछ लॉस का लग रहा है, देखते कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। जी हाँ, एक्सपेंसेस ज्यादा हो स्टूडेंट्स तो क्या आता है, लॉस आता है। बिल्कुल सही स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस 20,000, एक कंपनी की आमदनी 20,000 है, वाइल नेट इनकम ऑफ ₹2,000। इस 20,000 की रेवेन्यू में उसकी आमदनी 2,000 है। एग्जामिनर पूछता है एक्सपेंसेस कितने होंगे, बहुत आसान, अगर 20,000 में 2,000 की रेवेन्यू है, इनकम है, तो 18,000 का आपका क्या होगा, बिल्कुल सही। बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, टोटल लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस आर ₹50,000, फिर वही कैलकुलेशन आ गई, विच आर 2/3 ऑफ द टोटल एसेट्स, देन द टोटल एसेट्स वुड बी 50,000, 2/3 है एसेट्स का, यानी एसेट्स 3 हिस्से हैं और लायबिलिटीज 2 हिस्से हैं। क्या तरीका बताया था, इन्वर्स कर देंगे। 50,000 को अगर 50,000 2 हिस्से हैं तो एक हिस्सा कितने का होगा, 25,000 का होगा। तो जी हाँ, 3 हिस्से कितने के होंगे, 75,000 के होंगे। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आगे चलिए, एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस आर ₹80,000। किसी बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने हैं स्टूडेंट्स, 80,000 के, वाइल नेट लॉस, ओहो लॉस हुआ है भाई, 30,000 का लॉस हो गया। यानी लॉस हो तो क्या बात मैंने आपको बताई थी, इन केस ऑफ लॉस योर एक्सपेंसेस इज मोर देन your revenue. It means your expenses is more than your revenue in case of loss. तो आपकी 80,000 में से 30,000 निकाल दें। जी हाँ, आपकी रेवेन्यू होगी कितनी, 50,000। रेवेन्यू कम थी जब तो लॉस हुआ है, रेवेन्यू कम थी जब तो क्या हुआ है, लॉस हुआ है। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आज के इस छोटे से टेस्ट में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अपने आप को असिस्ट किया होगा कि आपकी कैसी तैयारी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेक्स्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपने सर तौसीफ शाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।